गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण हिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की सेकंड यूनिट। एंड उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव पैकेट, फूरियर ट्रांसफॉर्म। और उसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे गाउसियन वेव पैकेट, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ये 3 टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये हमारी सेकंड यूनिट के लास्ट टॉपिक हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू आवर थर्ड यूनिट। तो लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ए वेव पैकेट, और जिस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर में, या यूँ कहें कि इस पूरी यूनिट के अंदर हम लोग यही स्टडी करते हुए आए हैं कि किस तरीके से एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है, और जब हमने उसको स्टडी किया कि वो एक सिंगल वेव ना हो करके एक ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं, या यूँ कहें कि एक वेव पैकेट होता है। पैकेट मतलब उसके अंदर बहुत सारी वेव्स का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, वो होता है। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि जो वेव पैकेट होता है उसकी वेलोसिटी पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है, या यूँ कहें कि वो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है जिससे कि हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। Vg=v होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं कि उस तरंग पैकेट का जो संवेग समष्टि है, यानी कि जो मोमेंटम स्पेस है, मोमेंटम स्पेस के अंदर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तक हमने क्या किया है, जो हमारे वेव फंक्शन रहते हैं उन्हें हमने पोजीशन जो स्पेस होती है ये उसके अंदर उसको लिखा था, जैसे कि पोजीशन और टाइम के फॉर्म में लिखा था। ये जो वेव फॉर्म इसने लिखा हुआ है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही इसको बनाया था। जैसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे ना, इसके जैसा ही है लगभग। तो जैसे ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था, साई एक्स टी इज़ इक्वल टू 1/√2πh माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए पी ई टू द पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी बाई एच कट डी पी, ठीक है। ये पी और ई कैसे आया, क्योंकि हमारा जो सिंपल प्लेन वेव जो एक्सप्रेशन होता है ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो के को हमने पी बाई एच कट से रिप्लेस किया और ओमेगा को ई बाई एच कट से रिप्लेस किया, और जो डी के था उसको भी हमने पी बराबर एच कट के होता है ना, उससे डी पी लिखा और एच कट को नीचे। इस तरीके से हमने ये जो वेव फंक्शन है वो बनाया था। ये क्या बताता है वेव फंक्शन या वेव पैकेट, ये स्थिति एक्स और समय टी पर निर्भर तरंग फलन है। और इस तरंग पैकेट की रचना जो है वो किस तरीके से की गई है, बहुत सारी जो प्लेन वेव्स होती हैं या यूँ कहें कि हार्मोनिक तरंगों के अध्यारोपण से की गई है। पी संवेग तथा ई ऊर्जा के संगत समतल तरंग का आयाम जो है वो क्या है, ए पी। ए पी यहाँ पे क्या है, प्लेन वेव का एम्पलीट्यूड है। और टी टाइम इज़ इक्वल टू 0। उपरोक्त तरंग पैकेट का तरंग फलन निम्न हो जाएगा। जब मान लीजिए समय 0 है, समय 0 है तो यहाँ पर टी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ई के साथ जुड़ा हुआ है, तो ई वाला पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा। ई टू द पावर ई की एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा माइनस ई टी वाला जो टर्म है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, ये वाली यहाँ पे ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमारा वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/√2πh कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए पी ई की पावर आयोटा पी एक्स बाई एच कट डी पी। उपरोक्त फलन का फूरिये रूपांतरण निम्न होगा। जब हम फूरिये ट्रांसफॉर्मेशन इसका करते हैं तो फूरिये ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए पी इज़ इक्वल टू 1/√2πh कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स 0 ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट। ये यहाँ पे इसने जो फूरिये ट्रांसफॉर्म लिखा है, आपने सेकेंड ईयर के अंदर जो मैथमेटिक्स फिज़िक्स पढ़ी थी, मैथमेटिकल फिज़िक्स, उसके अंदर फूरिये का एक पूरा चैप्टर है। तो मैं यहाँ पे ये किस तरीके से आया है वो नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि ए पी किस
तरीके से लिया है, तो आप मैथमेटिक्स की बुक में से देख सकते हो, जिसका भी हो सकता है आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा, मे बी, या दिया है तो आप उसमें से एक बार इसको चेक कर लेना कि ये कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे एपी को तरंग पैकेट का संवेग समष्टि में तरंग फलन कहते हैं, मोमेंटम स्पेस में तरंग फलन कहते हैं। तो हम लोग यही निकालेंगे, ठीक है। इसे चित्र 8 में दिखाया गया है। फूरियर रूपांतरण के गुणों का उपयोग कर यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि, जैसे ये पहले तो आप इसको देखो, ए पी जो है हमारा वेव फंक्शन, उसको शो किया गया है विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि मोमेंटम स्पेस में। तो एट ए वैल्यू पी नॉट, ये शार्प जो पीक वैल्यू देता है पी नॉट पर, और पी नॉट से पी और माइनस पी के बीच में इसका विस्तार होता है, और बाहर इन सीमाओं से बाहर ये ज़ीरो हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन होता है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत, इन सीमाओं के बीच में जब हम लोग साई स्क्वायर डी एक्स करते हैं तो ये एक प्रोबेबिलिटी को बताता है। और प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग पूरा संपूर्ण, जैसे आयतन या संपूर्ण आकाश के इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर समाकलन करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में। अर्थात ये तरंग पैकेट जो है वो प्रसामान्यकृत या नॉर्मलाइज्ड है। तब संवेग समष्टि तरंग फलन ए पी भी नॉर्मलाइज्ड होगा। हमने जो ये मोमेंटम स्पेस के अंदर वेव फंक्शन लिखा है ए पी, उसके अंदर जो साई यूज़ किया गया है ये साई नॉर्मलाइज्ड है। तो हमारा अगर ये वाला वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो ये हमारा ए पी भी नॉर्मलाइज्ड होगा। तो वो भी इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए पी स्क्वायर डी पी इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अधिक व्यापक रूप में साई एक्स टी, तो जो साई एक्स टी है उसके अंदर हम लोग ए पी का मान रख देते हैं। ए पी मीन्स ये ए पी जो है आप इसको यहाँ रखो, ठीक है। तो आप जब इसको यहाँ रखोगे तो क्या आ जाता है? साई एक्स टी इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ए पी ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट ई की पावर आयोटा पी एक्स बाई एच कट डी पी। और ये ए पी जो है वो भी क्या है, जैसे इसके अंदर टी पे भी डिपेंड करता है, ये ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि ये क्या है? फंक्शन ऑफ पी एंड टी ऑल्सो। तो ऐसा लिखना पर इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ए पी टी इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स टी ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट। तो जैसे हम लोगों ने मीन्स ये है कि कोई टाइम जैसे टी पर हमारा वेव फंक्शन है, उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड ए पी था, और उसका हम लोग जब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो ए पी टी वो भी जैसे ये टाइम का फंक्शन है, तो वो क्या है? ऊपर वाले फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये वेव पैकेट जो है वो मोमेंटम स्पेस में होता है। यह तरंग फलन साई एक्स टी जो है, अगर साई एक्स टी नॉर्मलाइज्ड है तो ए पी टी भी नॉर्मलाइज्ड होगा। इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है लास्ट के अंदर, जैसे इसने बताया भी है यहाँ पे, देखिए उदाहरण 29 नंबर एग्जांपल के अंदर नॉर्मलाइजेशन जो है उसको किया गया है ए पी टी का। नेक्स्ट है गाउसियन वेव पैकेट, ठीक है। तरंग पैकेट के उदाहरण के रूप में अब हम गाउसियन तरंग पैकेट का अध्ययन करेंगे। गाउसियन वेव पैकेट का निर्माण जो है वो ऐसी समतल तरंगों के अध्यारोपण से किया जाता है जिसके लिए आयाम ए पी एक ऐसा गाउसियन फंक्शन होगा जिसका शिखर संवेग का मान पी नोट पर केंद्रित हो, ठीक है। पी नोट पे क्या होता है? इस फंक्शन का पीक वैल्यू होती है। जैसे ये कर्व जो शो हो रहा है इसके अंदर पी नोट जो है उस पर क्या है? पीक वैल्यू है, मोड ऑफ ए पी स्क्वायर। ए पी हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से है? सी एक्सपोनेंशियल माइनस पी नोट स्क्वायर बाई 2 डेल पी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा गाउसियन मतलब गाउसियन फंक्शन है। ए पी क्या है? एक गाउसियन फंक्शन है। डेल्टा पी जो है वो पी के वितरण की
संवेग p के वितरण की चौड़ाई कहते हैं। मतलब जैसे ये मोमेंटम स्पेस में है ना, तो डेल्टा p मतलब p माइनस पी नोट जो है वो डेल्टा p कहलाता है। वह स्थिरांक है जिसके लिए p बराबर पी नोट प्लस माइनस डेल्टा p पर मोड ऑफ ए पी स्क्वायर का मान अपने शिखर मान का 1/e अर्थात 36.8% रह जाए। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है मोड ऑफ ए पी स्क्वायर, उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी रह जाती है जब ये बिंदु P पर पहुँचता है, तो 1/e रह जाती है इस पीक वैल्यू की, यानी कि 36.8% रह जाती है। तो ये कहना चाहता है कि P जो है, ये P जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो P क्या है, जहाँ पर पीक वैल्यू का 36% रह जाए। ठीक है, ये नियतांक C है, यहाँ पे C लिखा हुआ है ना ऊपर एक्सप्रेशन में, C एक्सपोनेंशियल। तो ये C जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, और इसका चयन जो है वो इस प्रकार से किया जाता है कि हमारा जो ये गाउसियन फंक्शन है AP वो नॉर्मलाइज्ड है, जैसे है ना। इसका निर्धारण करने के लिए इसको नॉर्मलाइज्ड मानना पड़ेगा। तो मोड ऑफ ए पी स्क्वायर डी पी इज इक्वल टू 1। अब इसने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल दिया हुआ है, इसका यूज़ जो है वो अपने आगे के एक्सप्रेशन में करेगा। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एल्फ़ा वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा वाई डी वाई इज इक्वल टू, और इस तरीके का कोई भी इंटीग्रेशन रहेगा तो उसकी वैल्यू आएगी रूट पाई बाई एल्फ़ा ई टू द पावर बीटा स्क्वायर बाई 4 एल्फ़ा, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब हम लोग इस इंटीग्रेशन का यूज़ जो है वो ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर करते हैं। हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसके अंदर इस वैल्यू का यूज़ जो है वो करते हैं। जब हम लोग इसका मान रखेंगे ना AP का, तो AP का मान रखने से क्या बनेगा, C स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पी नोट स्क्वायर बाई डेल P स्क्वायर और इंटू DP, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इसका हम लोग समाकलन करेंगे। जैसे हमारे पास C की वैल्यू यही थी ना, देखो P माइनस पी नोट स्क्वायर बटे ई की पावर C एक्सपोनेंशियल माइनस पी नोट स्क्वायर बाई 2 डेल P स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर C का स्क्वायर बन जाता है, और ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है बिल्कुल एज इट इज़ एक और टर्म आएगी, तो ये जो 2 है वो रिमूव हो गया, बटे में जो 2 था ना वो रिमूव हो गया, क्योंकि 1/2 और 1/2 1 बन गया। ठीक है, अब हम लोग इस एक्सप्रेशन का कंपैरिजन ऊपर वाले के साथ करते हैं, इस वाले के साथ। तो इसमें जैसे एल्फ़ा वाई स्क्वायर है, तो इसमें जैसे P माइनस पी नोट है, P माइनस पी नोट को अगर हम लोग y मान लें तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, और इसके साथ 1/डेल P स्क्वायर है, तो एल्फ़ा बराबर 1/डेल P स्क्वायर मान लें, जैसे ये इसने माना है ना नीचे, y बराबर P माइनस पी नोट और एल्फ़ा बराबर 1/डेल P स्क्वायर। तो इस समाकलन के अंदर जैसे बीटा तो इसमें है नहीं, और टर्म तो है नहीं, तो बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू C स्क्वायर, और हमारा ये इंटीग्रेशन बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या आती है, रूट पाई बाई एल्फ़ा, तो रूट पाई ठीक है, और एल्फ़ा क्या है 1/डेल्टा P है ना, तो 1/डेल्टा P एल्फ़ा है, तो रूट पाई बटे एल्फ़ा, तो बटे का मतलब हो गया कि पाई बटे 1/डेल P स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये रूट के अंदर है तो रूट पाई तो रह जाएगा और डेल्टा P बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, और ई की पावर बीटा, तो बीटा हमारे पास है नहीं, तो ये तो हमने हटा दिया है। तो यहाँ से C का मान क्या निकल कर के आता है, C स्क्वायर है ना ये यहाँ पे, तो C स्क्वायर है तो C बराबर आ जाएगा 1/रूट पाई डेल्टा P की पावर हाफ, क्योंकि ये C स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो ये इसमें हाफ पावर लग जाती है। ठीक है, तो इस C का मान जो है हम लोग हमारे गाउसियन फंक्शन के अंदर करते हैं। तो इसमें AP था शुरुआत में, तो AP जो गाउसियन फंक्शन था उसमें C था, C का मान हम लोग जो है यहाँ पर रख देते हैं 1/रूट पाई डेल्टा P की पावर 1/2 ई टू द पावर माइनस पी नोट स्क्वायर बटे 2 डेल P स्क्वायर। ये गाउसियन फंक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरंग पैकेट का तरंग फलन क्या होगा, साई एक्स 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो वो होगा 1/√2πh माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और AP ई टू द पावर आयोटा px/h dp। AP का मान ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 6 से हम लोग रख देंगे। ऊपर वाला एक वेव पैकेट है, गाउसियन वेव पैकेट या गाउसियन फंक्शन है, तो उस
वेव पैकेट से जब हम लोग वेव फंक्शन बनाते हैं साई एक्स ज़ीरो, तो इसी तरीके से लिखते हैं। हमने पीछे भी ये एक्सप्रेशन जो है वो बार बार लिखा है साई एक्स ज़ीरो का, या साई एक्स टी भी लिखा है। तो इसके अंदर जब आप ए पी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे सी की वैल्यू और एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस पी नॉट स्क्वायर बाई 2 डेल पी स्क्वायर और ई टू द पावर आयोटा पी एक्स बाई एच कट डी पी, ये आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदलते हैं। जैसे ये तो है ही, यहाँ पे क्या है, सिंपल p है, तो इसमें p माइनस पी नॉट और साथ में क्या है एक्स बाई एच कट ये है। तो ये माइनस पी नॉट इंक्लूड किया है, तो प्लस पी नॉट एक्स बाई एच कट जो है वो हमें बाहर लिखना पड़ेगा, ताकि ये इसी से कंपनसेट होगा। अब हमने क्या किया है, जैसे ये हमारे पास y माना था हमने, और नीचे वाले 2 डेल पी स्क्वायर को अल्फ़ा माना था। इधर वाला जो है जैसे एक्स वाई एच कट है p माइनस पी नॉट के साथ, तो p माइनस पी नॉट तो y है। ठीक है, इधर तो y का स्क्वायर बन रहा है, इधर y बन रहा है, तो इसके साथ जो भी है उसे हम बीटा मान सकते हैं। जैसे इसके साथ क्या है, आयोटा एक्स वाई एच कट, तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से थोड़ा बन रहा है ना, बीटा वाई, तो वाई बन रहा है, तो जो भी साथ में है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो वापस से इसको निकाल करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे p माइनस पी नोट तो क्या है, y है, और 1/2 डेल पी स्क्वायर ये हमारा अल्फ़ा, और बीटा बराबर माइनस, उसमें माइनस नहीं था, इसने माइनस इसलिए डाला है क्योंकि फॉर्मूला में जो है ना माइनस है, तो हम लोग माइनस इसलिए इसमें मान रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जो रूट पाई बाई अल्फ़ा है, तो रूट पाई और बाई अल्फ़ा मतलब आपको पता ही है 1/2 डेल पी स्क्वायर, तो 2 तो ऊपर चला गया, डेल पी बाहर निकल गया, और साथ में क्या था, ई की पावर, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई थी, ई की पावर बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा, तो बीटा स्क्वायर, तो बीटा तो हमारे पास है ये, इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर आएगा। तो ये तो आ गया ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, और बटे था अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, है ना, देखो ऊपर क्या लिखा है, बटे 4 अल्फ़ा है, और तो 4 अल्फ़ा की आप वैल्यू रख दो इसके अंदर। अल्फ़ा बराबर क्या है, 1/2 डेल पी स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मान आ जाता है, इसने इसका मान कहाँ रखा है, ये रहा डेल पी स्क्वायर। तो जैसे अल्फ़ा स्क्वायर आता ना, तो ऊपर बनता 2 कम बैक टू द टॉपिक। रात बहुत हो गई है तो मुझे नींद आने लग गई थी। अभी हम लोग फिर से शुरू करते हैं। कहाँ पहुँच गए थे हम लोग, कि हम यहाँ थे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे थे। तो जैसे इसमें क्या है, बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा, तो बीटा स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, और उसके साथ में है 4 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा तो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है ये, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बाई डेल पी स्क्वायर बनेगा। तो ये जो डेल पी स्क्वायर है, ये बटे में 4 अल्फ़ा था ना, 2 बाई डेल पी स्क्वायर बनता, 2 और बटे में डेल पी, मतलब वो वापस ऊपर चला जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और उसके साथ में ई टू द पावर आयोटा पी नॉट एक्स वाई एच कट, ये आ गया। तो यहाँ पर हमने कुछ रिप्लेस किया है, वो क्या है, ये जो था सिग्मा इज़ इक्वल टू एच कट बाई डेल पी, सिग्मा इज़ इक्वल टू एच कट बाई डेल पी, ये हमारे पास है। तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा 1/√पाई, ये सिग्मा की पावर 1/2, और एच कट बाई डेल पी, तो इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, और इसके अंदर आयोटा पी नॉट और एक्स बाई एच कट, ये है ही। यह भी क्या है, एक गाउसियन फंक्शन है, और इस गाउसियन वेव पैकेट का शिखर मान जो है वो एक्स नॉट बराबर 0 पर केंद्रित है, तथा एक्स बराबर एक्स नॉट प्लस माइनस सिग्मा हो, तब मोड ऑफ साई एक्स नॉट स्क्वायर या मोड ऑफ साई एक्स 0 स्क्वायर का मान जो है वो शिखर मान का
36.8% रह जाता है। गाउसियन वेव पैकेट को चित्र में दिखाया गया है। जैसे ये हमारा वेव पैकेट या वेव फॉर्म जो है वो दिखाया गया है। और गाउसियन तरंग पैकेट जो है वो न्यूनतम अनिश्चितता गुणनफल वाला होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच कट बाई 2। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन। तो जैसा कि इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके डायग्राम में क्या है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक जो इलेक्ट्रॉन का पुंज है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है और ये एक सिंगल स्लिट है, उस पर इंसिडेंट होता है जिसकी चौड़ाई क्या है, 2b है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 2b, जैसा आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। अब ये सिंगल स्लिट पे जो इंसिडेंट होने वाला इलेक्ट्रॉनों का पुंज है वो पहले वो वाई एक्सिस में उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, उसका मोमेंटम 0 होता है। लेकिन टकराने के बाद यानी कि स्लिट से डिफ्रैक्शन होने के बाद अगर मान लीजिए हाँ वो वाई एक्सिस के अलोंग नहीं जाता है तो फिर उसका डिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो स्लिट पर इंसिडेंट होने के बाद तो हमें उसका वाई कंपोनेंट मिलना ही चाहिए, उसका मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन होना ही चाहिए। तो इस जो ये इलेक्ट्रॉन पुंज एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमें इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं 2b चौड़ाई के इस स्लिट का जो रेखा छिद्र है उस पर, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, व्हेन y इज इक्वल टू और लेस देन b। लेस देन मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुंज सिर्फ इस सीमा के बीच में अगर इंसिडेंट होता है तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो 1/√2b है। ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। और जब इससे ज़्यादा y जो है उसके बाहर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जब अगर बाहर इन सीमाओं इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज की बात करें तो फिर क्या है, उनके लिए कोई वेव फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो इस रेखा छिद्र से गुजर ही नहीं पाएंगे, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो 0 हो जाता है। ये वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड लिया गया है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और साई y0 स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू -b/b मोड साई y0 मोड स्क्वायर डी वाई। तो इसका जब हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि अभी पहले -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो वो तो पूरा स्पेस के लिए जैसे इंटीग्रेशन कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो -b/b जो स्लिट की विड्थ है उसके अक्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग तो सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन के लिए सम करेंगे ना जो इलेक्ट्रॉन इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, उससे बाहर जो हो रहे हैं उनका तो डिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, वो तो उस स्लिट में से गुजरेंगे ही नहीं, तो फिर हमें उसके लिए इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो -b/b करेंगे तो मोड साई का मतलब 1/2b √2b था, 2 बार मोड साई का मतलब साई स्टार साई, तो 1/√2b 1/√2b 1/2b बन गया। तो इसका मान इंटीग्रेशन का मान क्या आ गया, 1, क्योंकि ये यहाँ पे 1/2b और लिमिट रखेंगे तो bb, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, स्लिट पर आपतन से पहले पुंज में इलेक्ट्रॉन के संवेग का y घटक जो है वो 0 होता है, लेकिन क्या होता है, स्लिट से गुजरने के बाद भी यदि पी वाई इज इक्वल टू 0 यानी कि मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन 0 रहे, तब कोई भी विवर्तन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। विवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि पुंज में इलेक्ट्रॉन का पी वाई नॉट इक्वल टू 0 हो, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और विवर्तन की घटना प्रेक्षित होती है। ज्यामितीय छाया क्षेत्र जैसे स्लिट जो है ना, उसके अलोंग जो एरिया रहता है, ठीक है, और स्लिट से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन के लिए पी वाई के मान को ज्ञात करने के लिए हमें संवेग समष्टि में तरंग फलन ए पी वाई ज्ञात होना चाहिए। हमने ये ज्ञात कर रखा है ऊपर, संवेग समष्टि में ए पी वाई जो साई वाला जो वेव फंक्शन था उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन था। ए पी वाई जो है वो समीकरण 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये हमने निकाला था। ए पी वाई इज इक्वल टू 1/√2 पाई एच कट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई y0 e की पावर -आयोटा पी वाई वाई बाई एच कट डी वाई, ये होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम साई y0 का मान रख देंगे -b से b के बीच में 1/√2b e की पावर -आयोटा पी वाई वाई बाई एच कट डी वाई
इसके अंदर आप जब लोग इसको इंटीग्रेट करोगे e की पावर माइनस आयोटा पी बाई वाई बाई एच का डी वाई, तो इसकी वैल्यू जो है वो ये आ जाती है। ठीक है, ये किस तरीके से आती है ये आपको ही निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दिक्कत रहे नहीं हो तो आप पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूँगी। यहाँ पे ए पी वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन का संवेग समष्टि में तरंग फलन है। ठीक है, संवेग समष्टि में तरंग फलन है, अर्थात यह है इलेक्ट्रॉन के वाई दिशा में संवेग के घटक के पी वाई होने की प्रायिकता का आयाम है। वाई दिशा में क्योंकि ये क्या है, मोमेंटम स्पेस के अंदर वेव फंक्शन है, तो मोमेंटम स्पेस में ये वेव फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम यानी कि पी और वाई कंपोनेंट है तो पी वाई, तो ये प्रायिकता का क्या है, आयाम है। क्योंकि वेव फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है, प्रायिकता आयाम होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, मोमेंटम स्पेस में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, और इसका मोड स्क्वायर करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। तो ए पी मोड स्क्वायर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के संवेग के वाई दिशा में घटक पी वाई जो है उसके होने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। ए पी वाई स्क्वायर बटे ए पी वाई का स्क्वायर मोड स्क्वायर तथा पी वाई के मध्य जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। तो ये डिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल उसी से आ रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट और उसके बाद में निम्निष्ठ हमें इसमें प्राप्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के विवर्तन का प्रभाव जो है वो स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। आयाम का स्क्वायर जो होता है वो इंटेंसिटी होती है, हमने उसमें पढ़ा है ऑप्टिक्स के अंदर जब हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी वाई स्क्वायर पर्दे पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता के वितरण को दर्शाता है, जहाँ पे थीटा जो है वो पी वाई बाई पी है। थीटा क्या है, पी वाई बाई पी, क्योंकि ये तो है वाई कंपोनेंट, ये पी है, ये थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो गया, पी बटे पी वाई बटे पी। और विवर्तन के पश्चात इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला भी डिफ्रैक्शन से लिया गया है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा नॉट और ओवर थीटा बाई थीटा नॉट स्क्वायर। यहाँ पे आई नॉट क्या है, जब थीटा 0 है उस टाइम केंद्रीय उच्चिष्ट शिखर का मान है, तथा थीटा नॉट होता है एच कट बाई पी बी। केंद्रीय उच्चिष्ट का उच्चिष्ट शिखर का मान है। आई नोट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है इंटेंसिटी की, जो हमें पीक वैल्यू मिलती है ना वो पीक वैल्यू है ये थीटा बराबर 0 पर। यानी कि जो हमारा ये जो कर्व है ना इसके अंदर अगर ये मान लीजिए ये जो एंगल थीटा है वो 0 हो जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू मिलती है, थीटा नोट होता है एच कट बाई पी बी। ठीक है, और थीटा बाई थीटा नोट क्या है, पाई के बराबर होता है। तो थीटा बराबर है एच कट बाई पी बी और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई थीटा नोट। तो पाई थीटा नोट है एच कट बाई पी बी और एच कट का होता है एच बटे 2 पाई। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसको एच बना दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच ओवर 2 बी पी यहाँ पे आ जाएगा। और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी है केंद्रीय उच्चिष्ट की, 2 थीटा के बराबर है। ये है ना चौड़ाई, ये चौड़ाई किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2 थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी पी। तो एच बाई पी क्या होता है, लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा जो है उस वेवलेंथ के प्रकाश के 2b चौड़ाई वाली स्लिट से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप के तुल्य होता है। एकल स्लिट विवर्तन स्वरूप और अनिश्चितता का सिद्धांत। एकल स्लिट से इलेक्ट्रॉन के विवर्तन में हमने पाया कि पर्दे पर केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट की तीव्रता ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी पाई जाती है, यानी कि लाइट जो है वो मतलब लाइट का डिफ्रैक्शन होता है। इसका कारण पी वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा था उसका वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन
ड्यू टू डिफ्रैक्शन उसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में होता है, इसीलिए वो हमें जिस एरिया में अंधेरा रहता है उस एरिया के अंदर भी हमें क्या मिलती है, इंटेंसिटी लाइट की मिलती है। प्रथम निम्नलिखित के संगत पी वाई का मान, पी वाई इज इक्वल टू पी टेन थीटा, और थीटा जब स्मॉल होता है तो अप्रॉक्सीमेटली थीटा, थीटा क्या है h/2bp, पीछे ही हमने देखा है, और p से p गया h/2b। विवर्तन से पहले इलेक्ट्रॉन का y दिशा में संवेग शून्य था, लेकिन विवर्तन के पश्चात पी वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 के कारण विवर्तन उच्छिष्ट होता है, जिसके कारण ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी पर्दे पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। अतः संवेग के y घटक में अनिश्चितता प्लस माइनस डेल्टा पी वाई हो, तब डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू h/2b होता है। स्लिट की चौड़ाई कितनी है, 2b के बराबर, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो डेल्टा पी वाई है, जो पी वाई के ही बराबर है, और जो स्लिट है उसकी चौड़ाई कितनी है, 2b, और y दिशा में स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2b, और संवेग और स्थिति में अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है वो यहाँ पे है डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा वाई, दोनों का मान रख दोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली h के बराबर आता है, जो कि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुरूप है, उसको भी ये फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। अभी ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जैसे क्वेश्चन अपनी सेकंड यूनिट में से आता है ना, तो पहले जो हम लोग पोर्शन पढ़ चुके हैं उसमें से आ जाएगा इधर, या फिर जैसे अर्नफेस्ट थ्योरम है उसके बाद का जो पार्ट है, या क्वेश्चन दूसरा रहता है कि क्वेश्चन जो है उसके बाद वाले पार्ट में से बने। तो सेकंड यूनिट जैसे है उसको आप 2 सेक्शन में पढ़ सकते हो, अर्नफेस्ट थ्योरम से पहले, अर्नफेस्ट थ्योरम के बाद। तो दोनों ही अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो, क्योंकि हमने हर टॉपिक पढ़ा है, कोई भी टॉपिक को लीव नहीं किया, कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्या है पूरा पढ़ें जितना पॉसिबल हो। और फिर भी अगर रहता है कि भी आप पूरा नहीं पढ़ते हो, या जैसे ऐसा होता है ना कि जितना पढ़ लें उसके बाद में जो भी चीज़ें बचती है उसके बाद में वो हमारी समझ से बाहर हो जाती है, तो जितना पढ़ लो उसको इतना अच्छे से पढ़ लेना कि उसमें से जो क्वेश्चन बनकर आए ना आप उसे छोड़े नहीं। जैसे सेकंड यूनिट में आप अर्नफेस्ट थ्योरम तक पढ़ लेते हो और उसके बाद आपको लगता है कि मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा है और आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार ये कंफर्म कर लेना कि उससे पहले तक जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया है ना वो एग्ज़ाम में आप कर सको। ठीक है, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और अभी सोने का टाइम हो गया है तो मैं सो जाती हूँ और आप लोग पढ़िए। थैंक यू।